संस्कृत का विशेषण क्या होगा बताइएगा। जब संस्कृत का विशेषण बनाते हैं, जैसे आपसे पूछता है कभी कभी संसार का विशेषण क्या होगा, जैसे पूछता है ना संसार का विशेषण क्या होगा, तो कई बार क्या होता है कि आप देखते होंगे एक प्रत्यय लगा करके विशेषण बनाया जाता है। तो एक प्रत्यय की कुछ नियम होते हैं, इसकी मात्रा इस पे चढ़ेगी, यहाँ पे लघु आ है तो ये दीर्घ आ में बन जाएगा, ये बताया है मैंने। तो ये क्या हो जाएगा, सांसारिक हो जाएगा। सेम इसी तरह से जैसे ये संस्कृत शब्द दिया हुआ है, इसमें एक प्रत्यय लगा करके हम इसका विशेषण बनाते हैं, तो इसकी मात्रा इस पे जाएगी, यहाँ क्या हो जाएगा बच्चे, यहाँ पे आपका सांस्कृतिक हो जाएगा। इस बात को याद रखिएगा। अब देखो आपका सांस्कृतिक कहाँ पे लिखा हुआ है सॉरी, आप देखोगे यहाँ पे डी वाला आंसर क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। इसी तरह से अध्यात्म का आध्यात्मिक। विनय भैया मैं टेक्स्ट बुक एसएससी डी का स्टूडेंट हूँ, मोक देना चाहिए या नहीं? अभी बिल्कुल देना चाहिए रेसर जी, बिना मोक के आपका रिजल्ट कैसे होगा? मोक तो बहुत इंपॉर्टेंट है। शुद्ध स्थानापन्न शब्द इसमें से कौन सा नहीं है बताइएगा, मतलब कौन सा शुद्ध मिला हुआ नहीं है, ये आपको बताना है। कमेंट करेंगे सभी लोग, आंसर करिएगा। आंसर करते रहो, लाइक शेयर मत करो, वो सब अपने आप हो जाएगा। शेयर वेयर मत किया, लाइक कर देना, बाकी आंसर करते रहो, दैट्स इट, ठीक है ना। जो वाणी अथवा मन से ग्रहण ना किया जा सके उसे अवांग अवांग मनसा गोचर कहा जाता है। अवांग मनसा गोचर कहते हैं। निद्रा को जीत लेने वाला गुड़ाकेश कहलाता है। उसके बाद कह रहा है कि एक ही लेखक के ग्रंथों का एक जिल्द में प्रकाशन आत्मकथा कहलाता है। 5 वृक्षों का समाहार 5 वृक्षों का समाहार पंचवटी कहलाता है। देखो एक चीज की गलती है यहाँ पे, 5 वृक्षों का कभी भी समाहार नहीं होता है, 5 वृक्षों का समूह हो सकता है, तो समाहार नहीं होता। समाहार मतलब एक दूसरे में मिलना, और समूह का मतलब क्या हो गया भाई, एक मतलब एक समूह बना रहे हैं, एक पास है। बात समझ पा रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं? तो ये चीज हमेशा याद रखना कि कब समूह होता है और कब समाहार होता है, ठीक है। चलो अब क्या कह रहा है, देखो जो वाणी अथवा मन से ग्रहण ना किया जा सके उसे अवांग मनसा गोचर कहा जाता है। बोलो सर सही है। इंद्रा को जिसने निंद्रा को जीत लेने वाला, मतलब जिसने नींद को जीत लिया हो, गुड़ाकेश कहते हैं। 5 वृक्षों का समूह पंचवटी कहलाता है। लेकिन यहां पे देखिएगा ये वाला देखिएगा, कह रहा है कि भैया एक ही लेखक के ग्रंथों का एक जिल्द में प्रकाशन या तो संग्रह कहलाता है, संग्रह कह सकते हो या संग्रहित कह सकते हो, तो आप यहाँ पे संग्रह कह दीजिएगा, ठीक है ना, ये हो जाएगा। और बचा आत्मकथा। आत्मकथा का मतलब क्या होता है, अपनी कथा, क्या बोलेंगे, अपने पर कथा, अपने पर कथा जो होती है वो, या अपनी कथा आत्मकथा होती है। तो यहाँ पे सी वाला आंसर आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। क्लियर है, वेरी गुड जी। कह रहा कि किस विकल्प में समास विग्रह सही नहीं है, आपको बताना है। इसमें कहां पे समास विग्रह गलत है ये बताइएगा। जलवायु, जल और वायु दशानन 10 हैं जो आनंद, आजीवन, जीवन पर्यंत या सूत पुत्र, सूत का पुत्र, आपको बताना है कौन सा वाला सही नहीं है, ये बताइएगा। आंसर करेंगे सभी लोग। दीपक विश्वकर्मा जी 5212 वाली पोस्ट पे क्या बोलना है बताइए, जो बोलना हो मैं बोल दूं। हाँ अगर बोलना ही है तो इस समय आप कुंभ पे जरूर बोल सकते हो कि कुंभ में जो हादसा हुआ है वो बहुत बड़ा हादसा है, कई लोग मारे गए हैं, लेकिन सरकार कह रही नहीं मरे हैं। जलवायु, जल और वायु, जल और वायु किसकी बात कर रहा है? बोले सर ये समाहार द्वंद्व की बात कर रहा है। क्या कहेंगे आप? कहोगे सर ये समाहार द्वंद्व हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है कि किस विकल्प में समास विग्रह सही नहीं है। अब कह रहा आजीवन, जीवन पर्यंत, यहां पे कौन सा है? आप कहोगे सर यहां पे आपका अव्ययी भाव समास है, अव्ययी भाव समास है, याद रखिएगा, ठीक है। तो ये सही है, ये सही है। सूत पुत्र, सूत का पुत्र, यहां क्या हो जाएगा, संबंध तत्पुरुष होगा। कौन सा हो जाएगा मेरे भाई? आप कहोगे सर संबंध तत्पुरुष है, इसका मतलब ये भी सही है, बिल्कुल सही है। लेकिन ये जो दशानन है ना, ये गलत लिखा हुआ है। दशानन का मतलब ये विग्रह गलत किया गया है, याद रखिएगा। दशानन क्या बोलेंगे? 10 हैं जिसके आनंद, वाह, 10 हैं जिसके, 10 हैं जिसके आनंद। आनंद, आनंद का मतलब क्या होता है? आनंद मतलब होता है मुख, अर्थात कौन? तो अर्थात दशानन किसे कहा जाता है? आप कहोगे सर रावण को कहा जाता है, ये वाली बात सही हो जाएगी। बी वाला आंसर क्या होगा आपका? राइट हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। अभी तो कुछ भी होने वाला नहीं है, फरवरी तक मान के चलिएगा। जो भी एग्जाम होंगे फरवरी के बाद ही होंगे। निम्नलिखित में से गो का अनेकार्थी इसमें से कौन सा है बताइएगा। शब्द समूह कौन सा है? वेद, शंख, समुद्र, श्रेष्ठ, भार और शिक्षक, स्वर्ण, जल और पारा, स्वर्ण, सूर्य और बैल। तो गो किसे कहा जाता है? बोलो सर गो जो है ये आपका स्वर्ण को भी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। गो का मतलब क्या होता है? कहेंगे सर गो सूर्य को भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा। गो जो है किसे कहा जाता है? इंद्री को भी कहा जाता है, जो इंद्री होती है ना उसको भी गो कहा जाता है, याद रखेंगे, जो इंद्री होती है
देखिए और क्या बोलेंगे, गो का मतलब क्या होता है, गो का मतलब बैल भी होता है। तो यहाँ आंसर क्या करिएगा, आंसर यहाँ पे ये कर दीजिएगा ऑप्शन नंबर डी वाला। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर आप बताएंगे। मुझसे खड़ा भी नहीं हुआ जाता वाक्य में कौन सा वाच्य होगा, जल्दी जल्दी आंसर करिएगा स्पीड में। चलो जी आ जाओ, पदबंध मैं करा दूंगा, परेशान मत होइए, पदबंध करा दूंगा, टेंशन लेने की बात नहीं है। ठीक है, चलो आ जाओ स्पीड में बढ़ाते हैं। अब देखो थोड़ा सा समझिएगा, कर्तृवाच्य में क्या होता है, मैंने आपको बताया कर्ता के साथ क्या होगा, कर्ता के साथ से विभक्ति होगी, सॉरी माफ करना, कर्ता के साथ ने विभक्ति होगी, ने विभक्ति, ठीक है ना। या फिर दूसरे वाक्य में क्या होगा, कर्ता विभक्ति रहित होगा, कर्ता के साथ कोई विभक्ति नहीं होगी, कर्ता विभक्ति रहित होगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, भाववाच्य में क्या होता है इसको समझिएगा। देखिए कर्ता होता है, कर्ता के साथ क्या होगा, से विभक्ति होगी या के द्वारा विभक्ति होगी, और उसके बाद क्या होगा, उसके बाद केवल क्रिया होगी, ध्यान रखिएगा। अगर ये कंडीशन है तो ये क्या है, भाववाच्य है। दूसरी कंडीशन ये होती है कि यहाँ पे अकर्मक क्रिया, दूसरे वाक्य में केवल अकर्मक क्रिया होगी, ना कर्म होगा ना कर्ता होगा, केवल अकर्मक क्रिया होगी, ये आपका भाववाच्य होता है। अब कह रहा मुझ क्या है, कहेंगे सर कर्ता है, से विभक्ति यहाँ पे लगी है, खड़ा भी नहीं हुआ जाता, ये अकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है। किसका, अकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है, ध्यान रखिएगा। तो जब कर्ता के साथ से विभक्ति लगी हो, अकर्मक क्रिया का प्रयोग हो, तो वहां क्या होता है, आप कहोगे सर वहां भाववाच्य होता है, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। क्या कर्मवाच्य के बारे में भी बताना है, बताइएगा गुरुजी, बात करनी है आपसे, कर लीजिएगा जी। पर्यंत शब्द में कौन सा समास है आपको बताना है, इसको जब तोड़ोगे तो क्या निकलता है, परि प्लस अंत निकलता है, परि प्लस अंत निकलता है, मतलब अंत तक की बात कर रहा है, पर्यंत की बात कर रहा है। तो जहां पे उपसर्ग निकल के आ रहा हो वहां क्या होता है, हमेशा याद रखिएगा, वहां पे आपका अव्ययी भाव समास होता है, ऑप्शन नंबर सी वाला राइट हो जाएगा। पदबंध बता दूंगा दिव्या जी, पदबंध 5 प्रकार के होते हैं, अभी कल से मैं पदबंध के भी क्वेश्चन ले आऊंगा। ठीक है, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करें और बताएं शुद्ध वर्तनी किसकी है। अधोपतन, आधिपतन, अधापतन और आधपतन, इसमें से कौन सा सही होगा बताइएगा। चलो जल्दी जल्दी आंसर करिएगा, स्पीड थोड़ा सा बढ़ा के, क्वेश्चन ढेर सारे हैं तो सारे क्वेश्चन हो जाए ऐसा कुछ करिएगा तो स्पीड में आंसर करेंगे। कई लोग का सी आ रहा है, अंकित राजपूत जी टारगेट, हर्ष ब्रो, अनुराग यादव, दिव्या यादव, अंकित राजपूत, क्या बोलेंगे आप, कहोगे सर अधा और पतन होता है, यहाँ पे विसर्ग संधि का उदाहरण भी है। ठीक है, प्रकृति भाव वाला उदाहरण है, प्रकृति भाव एक नियम आता है जिसमें प्रकृति भाव होता है विसर्ग संधि का, ये वही वाला है। असंगत विकल्प का चयन करना है और बताना है असंगत विकल्प कौन सा है, मतलब गलत कौन सा है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छे अच्छे आज मिलेंगे आपको, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन पढ़ते रहो। कह रहा है कि पुलिस ने चोर पकड़वाया, प्रेरणार्थक क्रिया। माता जी प्रतिदिन बाग में जाते हैं, रंजक क्रिया। लड़के मैदान में दौड़ रहे हैं, अकर्मक क्रिया। उसने सेब खाया, सकर्मक क्रिया। अब आप कहोगे सर उसने सेब खाया, क्या खाया, सेब खाया, सेब क्या है यहाँ पे, कर्म है, सेब क्या है यहाँ पे, आप कहोगे सर कर्म है, तो ये क्रिया कैसी होगी, आप कहोगे सर सकर्मक है, इसका मतलब बात सही है। लड़के मैदान में दौड़ रहे हैं, इससे पूछो क्या दौड़ रहे हैं, नहीं पता क्या दौड़ रहे हैं, मतलब अकर्मक क्रिया है, आप कहोगे बात सही है, बिल्कुल सही है। पुलिस ने चोर को पकड़वाया, जब कोई कर्ता खुद काम ना करके किसी और से करवाता है, प्रेरणार्थक क्रिया है, द्वितीय प्रेरणार्थक है, बात सही है। क्या कोई रंजक क्रिया भी होती है, बोलो सर एकदम नहीं। माता जी प्रतिदिन बाग में जाती हैं, यहां कौन सी क्रिया होनी चाहिए थी, आप कहोगे सर यहां पे होनी चाहिए थी अकर्मक क्रिया। कौन सी होनी चाहिए थी, आप कहोगे सर यहां पे आकर्मक क्रिया होनी चाहिए थी, और यहां रंजक क्रिया कह रहे हैं, मतलब यही वाला गलत है। आंसर आपका बी वाला क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। क्लियर। अगला क्वेश्चन कह रहा है उहापोह का संधि क्या होगा, संधि विच्छेद क्या होगा, कोई बताएगा। चलो अच्छा बता दो इसमें कौन सी संधि है, किसकी बात कर रहा है, उहापोह की बात कर रहा है, इसमें से कौन सा आंसर होगा, कोई बताएगा। चलो एक क्लू दे देता हूं मैं कि यहां पे आपकी दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है, दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है। अब बता दो इसका आंसर क्या होगा, जल्दी जल्दी कमेंट करेंगे। शब्द क्या लिखा है, कहोगे सर शब्द लिखा है उहापोह, उहापोह लिखा है, ठीक है। इसको तोड़ोगे क्या निकलेगा, उह निकलेगा, हलंत लगाएंगे,
यहां से दीर्घ आ आएगा, कौन सा आएगा, दीर्घ आ जाएगा, उसके बाद जो बचा उसको ऐसे ही लिख देना। अब देखो समझिएगा, यहाँ पे आ कब बनता है, बोलो सर इधर भी आ और आ में से कोई एक होगा, इधर भी आ और आ में से कोई एक होगा। दीर्घ स्वर संधि का पहला नियम यही ना कहता है, कुछ और कहता है, इसको इसके साथ ले जाओ एक शब्द बनाओ, इसको इसके साथ ले जाओ एक शब्द बनाओ। तो उहा नहीं होता है, ऊह होता है, ठीक है ना। यहाँ पे क्या बोलेंगे, ऊह हो जाएगा ऊह, और उसके बाद क्या हो जाएगा, अपोह हो जाएगा, अपोह, ऊह धन अपोह होगा, अर्थात क्या हो जाएगा, उहा धन पोह हो जाएगा। आंसर कौन बनेगा, ऑप्शन नंबर ए बनेगा, दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है, सभी लोग याद रखिएगा, लेटेस्ट क्वेश्चन है आपका। चलिए डीसीए है कौन सा, अगर डॉक्स उससे है, क्या बोलते हैं, नाइलेट से है तब तो मान्य होगा, अन्यथा मान्य नहीं होगा। अगर नाइलेट से है तब तो ठीक है। निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी सही है, और जूनियर असिस्टेंट में ट्रिपल सी मांगता है, तो आपको ये वाला तो नहीं है, वो होगा समकक्ष देख लेना, उसके ट्रिपल सी के समकक्ष होना चाहिए। अब देख लीजिएगा, नोटिफिकेशन पड़ेगा, ये वाला तो नहीं मांगेगा, डीसीए नहीं, ट्रिपल सी होना अनिवार्य है। चलिए कह रहा है कि यहाँ पे वर्तनी किसकी सही है, उत्कर्ष, महात्म्य, प्रतिज्ञा, सहस्र। देखो सहस्र नहीं होता है, क्या होता है, आप कहोगे सर सहस्र होता है, सहस्र ऐसे लिखेंगे, सहस्त्र लिखा हुआ है, और ये भी गलत लिखा हुआ है यहाँ पे। प्रतिज्ञा कैसे लिखेंगे, तो आप कहोगे सर प्रतिज्ञा ऐसे लिखा जाता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। महातम्य कैसे लिखेंगे, तो आप कहोगे सर महातम्य कैसे लिखते हैं, आप कहोगे सर महातम्य ऐसे लिखा जाता है, ठीक है, महातम्य ऐसे लिखेंगे। बचा कौन सा आपका, उत्कर्ष बचा, राइट आंसर क्या हो जाएगा, कहोगे सर उत्कर्ष हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए वाला याद रखिए। बोलेंगे क्लियर है क्या सभी लोग, वेरी गुड जी। अगला कह रहा कि हाय रुंड गिरे गजमुंड गिरे, है रुंड गिरे गजमुंड गिरे, कटकट अवनी पर सुंड गिरे, लड़ते लड़ते अरे झुंड गिरे, भूपर है विकल वितुंड गिरे। आपको बताना है कौन सा अलंकार होगा यहाँ, सॉरी कौन सा रस है यहाँ पे, ठीक है, आंसर करिएगा। क्या कह रहा है फिर से सुनिएगा, कह रहा है रुंड गिरे गजमुंड गिरे, कटकट अवनी पर सुंड गिरे, लड़ते लड़ते अरे झुंड गिरे, भूपर है विकल वितुंड गिरे। मतलब है रुंड गिरे, हाय मेरे भाई रुंड गिर रहे हैं, रुंड मतलब समझ रहे हो, रुंड गिर रहे हैं, मुंड गिर रहे हैं। चलो क्या बात है, आंसर करिएगा सभी लोग। चलिए तो यहां कौन सा हो जाएगा, आप कहोगे सर यहाँ पे भयानक रस होगा, कौन सा होगा भाई, आपके सामने क्या गिर रहे हैं, आप कहोगे सर आपके सामने रुंड गिर रहे हैं कट कट के, गज मुंड गिर रहे हैं मतलब हाथियों के मूंड कट कट के, सिर कट कट के गिर रहे हैं, कटकट अवनी पर सुंड गिरे मतलब कट कट के धरती पर, अवनी मतलब धरती पर सूंड गिर रहे हैं हाथियों के, तलवार से मार एकदम सूंड उंड, लड़ते लड़ते और झुंड गिरे, लड़ते लड़ते सैनिकों के झुंड गिरे जा रहे हैं धरती पे, और कह रहा है भू पर है विकल वितुंड गिरे, मतलब भूमि पर एकदम वितुंड, एकदम खाली बिना सिर के जो है पूरा शरीर गिर रहा है। तो आप देखोगे भयानक आएगा नहीं आएगा। भयानक रस का स्थायी भाव क्या होता है, आप कहोगे सर भय होता है। रौद्र रस का स्थायी भाव क्या होता है, आप कहोगे सर क्रोध होता है। वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है, आप कहोगे सर उत्साह होता है। और उसके बाद वात्सल्य रस का स्थायी भाव क्या होता है, आप कहोगे सर वत्सलता होता है। याद रखिएगा वात्सल्य रस कब होता है, जब किसी मतलब बच्चों का अपने माता पिता के साथ में वर्णन हो, बच्चों का अपने माता पिता के साथ वर्णन हो तो वहां पे वात्सल्य रस होता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। जैसे मान लो कोई पिता अपने बेटे को गोदी में एक तरह से झुला रहा है, झूला ऐसा कुछ करके आए लाइन, तो वो आपका वात्सल्य रस होता है हिंदी में, ध्यान रखिएगा। क्लियर है सभी लोग, बताएंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, सत प्लस शास्त्र की संधि से निर्मित रूप कौन सा होगा। तो यहाँ पे कौन सी संधि, आप कहोगे सर यहाँ पे व्यंजन संधि का उदाहरण है। क्या बोलेंगे, ये आपका व्यंजन संधि का उदाहरण है। और व्यंजन संधि का एक नियम क्या कहता है मैं बताता हूं, समझिएगा। एक नियम कहता है कि कभी भी ता और दा का योग, पहले पद का अंतिम वर्ण क्या हो, ता और दा में से कोई एक हो, उसका योग अगर सा के साथ हो रहा है तो यहाँ पे क्या बनेगा, बोले सर यहाँ पे अपने आप चा बन जाता है, और ये जो सा है ये क्या बन जाएगा, आप कहोगे सर छा में बदल जाएगा। इस बात को याद रखिएगा, एक नियम होता है, ठीक है। अच्छा पेट में 19 नंबर है, जूनियर असिस्टेंट की तैयारी करूं सर, कट ऑफ हो जाएगा। वैसे 2200 वाले में ये जो अभी लेटेस्ट है इसमें हो सकता है। चलिए अब क्या कह रहा है, देखो इसको यहां पे क्या लिखा हुआ है, आपको सर सत्य लिखा हुआ है और उसके बाद शास्त्र लिखा हुआ है।
क्या लिखा है, सत प्लस शास्त्र। इसका मतलब यहाँ पे क्या बनेगा, आप कहोगे सर चा बनेगा आधा, और यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे छा बन जाएगा। चूंकि दीर्घा लगा है तो यहाँ पे ऐसे लगा देंगे, जो बचा है उसको ऐसे लिख दीजिएगा इधर, और इधर जो बचा है उसको ऐसे लिख दो। अब इनको जोड़ दो, जब जोड़ोगे तो ये क्या बनेगा, ये आधा ऐसे आ जाएगा और यहाँ पे ये पूरा आ जाएगा, जो बचा उसको ऐसे लिख दो, सच्छास्त्र हो जाएगा। देखो ऐसा कहीं पे लिखा हुआ है क्या, आप कहोगे लिखा है, कहाँ लिखा है, ऑप्शन नंबर ए वाले में लिखा है, ये वाला आंसर आपका राइट हो जाएगा। क्लियर है सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिएगा, बस कर भाई, साइंस वाले हिंदी पढ़ रहे हैं। चलिए, पत्र के अंगों का उचित क्रम क्या होगा, कोई बताएगा। जब आप पत्र लिखते हो तो पत्र का क्रम क्या होता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर याद रखिएगा। और जूनियर असिस्टेंट में ऐसे क्वेश्चन बनेंगे। इस वाले जूनियर असिस्टेंट जो अभी 62 वाला ये हुआ था, इसमें पता नहीं कैसे नहीं बना। मैं ताज्जुब मानता हूं कि पत्र से क्वेश्चन क्यों नहीं आया। बाकी जितने भी ये क्वेश्चन हैं आपके पत्र से बनते हैं, तो इनको जरूर याद रखिएगा सभी लोग। एक बार सेशन को शेयर कर देना यार, अच्छा लगेगा। अच्छा, शेयर वेयर मत करो, आंसर करते रहो। हाँ, 3284 हो गई अब तो, 2200 से अब तो 3284 बढ़ गई उसमें पोस्ट। चलिए आंसर करेंगे सभी लोग जल्दी जल्दी, स्पीड थोड़ा सा बढ़ा के। कई लोगों का ए आ रहा है, कई लोगों का सी आ रहा है। पत्र के बारे में बताया था कल मैंने, पत्र दो प्रकार के होते हैं, एक औपचारिक होता है, एक अनौपचारिक होता है। तो यहाँ पे सबसे पहले ध्यान रखिएगा, पत्र में क्या होता है भाई, पत्र में प्रारंभ होता है। ये अनौपचारिक पत्र की बात हो रही, मतलब ये एक तरीके का अनौपचारिक पत्र के अंग है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद संबोधन होता है, संबोधन क्या बोलेंगे, संबोधन होता है। उसके बाद क्या होता है, आप कहोगे सर उसके बाद कलेवर होता है, और कलेवर के बाद क्या होता है, आप कहोगे सर अंत होता है। बात समझ रहे हो। तो संबोधन, कलेवर मतलब जो चीजें आपको बतानी है। तो यहाँ पे आंसर कौन सा हो जाएगा, ये वाला राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी वाला राइट करिएगा सभी लोग। क्या सभी का सी आया है, एक बार कमेंट करेंगे। वेरी गुड। कह रहा है कि चील के घर में मांस कहाँ, ये लोकोक्ति है, ये कहावत है आपकी कि भैया चील के घर में मांस कहाँ। तो इसका बताना है आपको क्या अर्थ होगा। कोई शाम से ही सोने की तैयारी करे तब कहते हैं, कोई बहुत पेटू हो उसके लिए कहते हैं, कोई किसी के पास ऐसी वस्तु पाने की आशा करे जो उसके पास बचती ही ना हो तब कहते हैं, या निर्लज्ज के लिए कहते हैं जिस पर किसी बात का असर ना हो। तो जिस पर किसी बात का असर ना हो, निर्लज्ज, इसके लिए कहते हैं चिकना घड़ा होना। चिकना घड़ा होना, चिकना घड़ा होना मतलब बेशरम है, निर्लज्ज है, कोई कुछ कहाए का असर ही नहीं पड़ रहा है। लेकिन कह रहा कोई किसी के पास ऐसी वस्तु पाने की आशा करे जो उसके पास बचती ही ना हो, तब क्या कहते हैं बच्चे, तब कहते हैं कि भैया चील के घर में मांस कहां। आंसर क्या हो जाएगा, डी वाला, सी वाला राइट हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन अगला कह रहा कि कवि बिहारी लाल किस रस के हैं, जरा बताइएगा। कवि बिहारी लाल किस रस के हैं, बिहारी सतसई लिखा है इन्होंने, सतसई किस रस के हैं, कोई बताएगा मुझे। करुण रस, वीर रस, श्रृंगार रस, भक्ति रस। आंसर करेंगे सभी लोग जल्दी जल्दी, स्पीड में आंसर करेगा, स्पीड में। कौन सा रस है भाई, तो इनका श्रृंगार रस है। कौन सा रस है, श्रृंगार रस है, ऑप्शन नंबर सी वाला राइट हो जाएगा। अगर कवि भूषण के बारे में पूछ ले, भूषण, और भूषण है, जगनिक है, भूषण है, जगनिक है, जितने आदि कवि, आदि काल के कवि हैं, जैसे भूषण हो गए, जगनिक हो गए, और क्या बोलेंगे चंद्र बरदाई साहब हो गए, चंद्र बरदाई, ठीक है ना, ये सब किसके हैं, ये सब आपके वीर रस की प्रधानता रखते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, अगला कह रहा व्याकरण की दृष्टि से कौन सा कथन सही नहीं है, आपको बताना है। व्याकरण की दृष्टि से कौन सा कथन सही नहीं है, यह आपको बताना है। स्पीड में आंसर करिएगा और पढ़िएगा, बताइएगा, मैं पढ़ रहा हूं मेरे साथ पढ़िएगा। किसी वाक्य में उद्देश्य के विषय में जो कुछ बात बताया जाता है, जो कुछ बताया जाता है उसे विधेय कहते हैं। किसी भी वाक्य में कर्ता और कर्म का होना आवश्यक होता है। वाक्य के दो प्रमुख घटक माने गए हैं, उद्देश्य और विधेय। सार्थक शब्द समूह को वाक्य कहते हैं। आंसर करके बताएंगे, थोड़ा सा मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं, तब तक आप लोग आंसर करिएगा क्या होगा। एक बार स्पीड में आंसर करेंगे सभी लोग, इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना बनता है। चलो, अगर मैं बात करूं वाक्य के घटक की, वाक्य के घटक, तो वाक्य के घटक कितने होते हैं, आप कहोगे सर वाक्य के दो घटक होते हैं, याद रखिए कितने होते हैं, दो। कौन कौन से, तो आप कहोगे सर एक होता है उद्देश्य, क्या होता है, एक होता है उद्देश्य, और एक क्या होता है, आप कहोगे सर एक होता है विधेय। एक उद्देश्य एक विधेय से मिलकर आपका सरल वाक्य बनता है, याद रखिएगा। उद्देश्य वाक्य में कौन होता है, आप कहोगे सर देखिए, अगर वाक्य में कर्ता है तो कर्ता क्या है बच्चे, कर्ता उद्देश्य होता है, ठीक है। और उसके बाद जो क्रिया होती है वाक्य में जो क्रिया होती है, ध्यान रखिएगा, क्रिया क्या होती है, ये विधेय कहलाती है। लेकिन केवल क्रिया ही विधेय नहीं होती है, ये तो एक हमारी परिभाषा हो गई कि वाक्य में उद्देश्य क्या है, कर्ता है, और विधेय क्या है, क्रिया है। लेकिन एक बात याद रखिएगा, थोड़ा सा और इसको एक्सप्लेन करूंगा, कि एक जो कर्ता का विस्तारक होता है ना, कर्ता का विस्तारक या कर्ता का विस्तार प्लस कर्ता,
ये दोनों एक उद्देश्य में आते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका क्या बना, उसके बाद आपका विधेय में जैसे कर्म है, ठीक है, कर्म का विस्तारक है, मान लो कर्म है, कर्म का विस्तार आ गया, ठीक है, या फिर मान उसके बाद कर्म आ गया। अच्छा, उसके बाद मान लो क्रिया का विस्तारक है, क्रिया का विस्तार है, क्रिया का विस्तार, उसके बाद आपकी क्रिया आ गई, उसके बाद क्रिया आ गई, ठीक है ना, क्रिया का विस्तार, और उसके बाद क्या आ गई, उसके बाद क्रिया आ गई, क्रिया के बाद आपकी सहायक क्रिया आ गई, सहायक क्रिया, ठीक है। तो ये जो होता है, ये वाला जो पूरा प्रोसेस है आपका कर्ता का विस्तार और कर्ता, ये भी एक उद्देश्य में ही आता है, और उसके बाद कर्म, कर्म का विस्तारक, ये सब आपका एक विधेय में आता है, याद रखिएगा। तो ऐसा अगर कभी बने तब भी आपका सरल वाक्य रहता है। बात समझ पाए, नहीं समझ पाए मैंने क्या कहा? तो कभी भी अगर आपसे पूछ ले कि कर्ता का विस्तारक किस में होता है, तो उद्देश्य ही होता है, ठीक है। तो यहां क्वेश्चन क्या पूछ रहा था, किसी वाक्य में उद्देश्य के विषय में जो कुछ बताया जाता है। अब देखो यहां पे मान लो एक कर्ता हो गया, कर्ता का विस्तारक हो गया, इसके बारे में जो कुछ बताया जा रहा है ये सब एक विधेय में आएगा, कर्ता जो है उद्देश्य में आएगा। किसी वाक्य में कर्ता और कर्म का होना आवश्यक है, बिल्कुल होना आवश्यक है। अच्छा, गलत पूछ रहा है, कौन सा होगा? अच्छा, किसी वाक्य में उद्देश्य के विषय में जो कुछ बताया जाता है उसे विधेय कहते हैं, सही है। कह रहा किसी भी वाक्य में नहीं, ये वाला नहीं होगा। वाक्य के दो प्रमुख घटक माने गए हैं, उद्देश्य और विधेय, बिल्कुल सही है। सार्थक शब्द समूह को वाक्य कहते हैं, ये भी सही है। अब देखो इस वाले क्वेश्चन को पकड़ो, ऑप्शन को पकड़ो। कह रहा किसी भी वाक्य में कर्ता और कर्म का होना आवश्यक है, बिल्कुल नहीं आवश्यक है। किसी में कर्ता होता है, किसी में नहीं होता है। जैसे आपने कहा चोर पकड़ा गया, जैसे आपने कहा चोर पकड़ा गया, चोर पकड़ा गया, क्या इसमें कर्ता है? नहीं है। आपने कहा आम खाया गया, आम खाया गया, क्या इसमें कर्ता है? नहीं है। खाया गया, क्या इसमें कर्ता है? नहीं है, ठीक है। कई आते हैं जैसे कर्म नहीं होता है, जैसे आपने कहा राम दौड़ रहा है, राम क्या कर रहा है भाई? राम दौड़ रहा है, दौड़ रहा है, तो क्या यहां पे कर्ता है? वो क्या यहां पे कर्म है? नहीं है। तो जरूरी नहीं है कि वाक्य में कर्म और कर्ता दोनों हों ही। क्लियर है सभी को? अच्छा, जॉब पर है, वर्ड्स ऑफ सैड वर्ड्स, बहुत बढ़िया। अतीत में भारत पर्याप्त समृद्ध था, वाक्य में कौन सा कारक है बताइएगा। किसकी बात कर रहा है? ये समय बता रहा है कि अतीत की बात कर रहा है। अतीत में तो जहां पे क्रिया का होने का समय बताए, कहने का मतलब है जहां पे कालवाचक क्रिया विशेषण हो वहां अधिकरण कारक होता है, ध्यान रखिएगा। तो कह रहा अतीत की बात कर रहा है, समय है, अतीत में की बात कर रहा है, अधिकरण कारक हो गया। आंसर आपका क्या हो जाएगा? आंसर आपका सी वाला हो जाएगा कि भैया में और पर, में और पर ये जो विभक्ति होती है कौन सी होती है? आप कहोगे सर ये अधिकरण कारक की आती है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन कह रहा किस छंद के प्रत्येक चरण में 16 और 12 के बाद, 16 और 12 के बाद यति, 16 और 12 के बाद यति होती है और 28 मात्राएं होती हैं, जरा बताइएगा। इसका भी थोड़ा एक्सप्लेन वैसे करना बनता था, लेकिन यहां पे आधा ही एक्सप्लेन करूंगा मैं। एक होता है आपका सममात्रिक, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। एक होता है आपका सममात्रिक छंद। तो सममात्रिक छंद आपको ऐसे याद करते हो, एक ट्रिक बताता हूं, ध्यान दीजिएगा। आप कहोगे सर चार, जिसमें सभी मात्राएं समान होती हैं, चार गीत, चार गीत किसके लिए गाने हैं? चार गीत हरि गीत गाने हैं, आपको हरि के गीत गाने। सर इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि चा से क्या हो जाएगा? आप कहोगे सर चा से चौपाई हो जाएगा, जिसके प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं, ठीक है। रा से क्या हो जाएगा? आप कहोगे सर रा से रोला हो जाएगा, जिसके प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। गीत से क्या हो जाएगा? आप कहोगे सर गीत से गीतिका हो जाएगा, गीतिका, जिसके प्रत्येक चरण में 26 मात्राएं होती हैं। हरिगीत से क्या हो जाएगा? आपका हरिगीतिका हो जाएगा, हरिगीतिका, जिसके प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? आप कहोगे सर प्रत्येक चरण में 28 मात्राएं होती हैं, याद रखिएगा। तो यहाँ पे जो है 28 मात्राएं वो किसमें? हरिगीतिका में है। आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? डी वाला राइट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। त्रिभंगी छंद अलग है आपका, सरसी छंद अलग है आपका। सरसी छंद एक तरह का विषम मात्रिक छंद ही होता है, लेकिन इसको विषम मात्रिक में रखते नहीं है। विषम मात्रिक में केवल दो आते हैं, छप्पे और कुंडलिया, ठीक है। वर्ष 2016 साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे मिला था? तो वर्ष 2016 में एक रचना आई थी जिसका नाम है पारिजात। क्या नाम है बच्चे? आप कहोगे एक रचना है जिसका नाम है पारिजात, इसी के लिए क्या मिला था? साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। अगर आपसे कभी भी पूछे प्रथम साहित्य अकादमी पुरस्कार, प्रथम साहित्य अकादमी पुरस्कार, प्रथम साहित्य अकादमी अकादमी पुरस्कार अगर पूछा जाए तो आप क्या कहोगे? पुरस्कार पूछा जाए तो आप क्या कहोगे? आप कहोगे सर 1955 में दिया गया था। किसको दिया गया था? तो आप कहोगे सर माखनलाल चतुर्वेदी जी को, माखनलाल
चतुर्वेदी जी को दिया गया था, चतुर्वेदी साहब को, ठीक है ना। और इनकी एक रचना थी जिसका क्या नाम है, आप कहोगे सर जिसका नाम है हिमतरंगिणी। हिमतरंगिणी के लिए, हिमतरंगिणी बोलते हैं, हिमतरंगिणी के लिए दिया गया था, याद रखिएगा। ये किसको दिया गया था, तो ये नासिरा शर्मा जी को दिया गया था। ऑप्शन नंबर डी वाला आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, याद रखेंगे सभी लोग। क्लियर, बस वेट। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, स्पीड में थोड़ा सा बढ़ाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संधि विच्छेद सही है, आपको बताना है। शब्द क्या लिखा हुआ है, आप कहोगे सर शब्द लिखा हुआ है चयन। शब्द क्या है, चयन लिखा हुआ है। अब चयन है या है, यहाँ पे या से पहले छोटा आ रहा है, मतलब यहाँ पे अयादी संधि बन रही है। कौन सी बन रही है, आप कहोगे सर देखते ही शब्द पहचान जाओगे यार, यहाँ पे अयादी स्वर संधि बन रही है। और अयादी स्वर संधि का एक नियम होता है, पहला ही नियम होता है बेसिकली। वो नियम क्या कहता है समझिएगा, कि कभी भी ए और ए का योग किसके साथ हो, किसी असमान स्वर के साथ होता है, किसी असमान स्वर के साथ होता है, तो ये किस में बदलता है, आप कहोगे सर ये अय में बदलता है, ध्यान रखिएगा। और ये किस में बदलता है, आप कहोगे सर ये आय में बदलता है, याद रखेंगे। यहां पे कोई परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है। जैसे शब्द लिखा है चयन, मैं इधर लिखता हूं, ध्यान से समझिएगा। देखिए एक्सप्लेन के लिए थोड़ा सा समय तो आपको देना पड़ेगा। यहाँ पे लिखेंगे चा हलंत लगाएंगे तो देखो यहाँ से आ जाएगा, आ के बाद देखो या आ रहा है, या में हलंत लगाएंगे तो फिर यहाँ से आ निकलेगा, उसके बाद जो बचा उसको ऐसे लिख देना, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ए बन रहा है, यहाँ पे भिन्न स्वर आ रहा है, इसका मतलब यहाँ पे क्या रहा होगा, यहाँ पे ए रहा होगा और यहाँ पे भिन्न स्वर ही है, इसको ऐसे लिख लेंगे। जो बचा इसको ऐसे लिख देंगे और इधर जो बचा उसको ऐसे लिख देंगे। इसकी मात्रा इस पे ले जाएंगे, क्या बनेगा, चे बनेगा। इसकी मात्रा इस पे ले जाएंगे, क्या बनेगा, मतलब ये इसके साथ जोड़ेंगे अन हो जाएगा। तो चे प्लस अन कहाँ पे है, देख लो ऐसे ही आएगा। बोलो है मिला कहीं पे, चे प्लस अन कहाँ पे है, चे प्लस अन ये वाला है, चयन बन जाएगा। आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए वाला राइट होगा, ध्यान रखिएगा। सार्वनामिक विशेषण का प्रयोग किस विकल्प में हुआ है, कोई बताएगा, आसान क्वेश्चन है, कर चुके हो, बताओ क्या बात है, चल नहीं रही है क्या वीडियो। चल रही है ना, इधर कुछ दिक्कत आ रही है यार। एक बार बताइएगा वीडियो चल रही है ना बढ़िया से, कोई दिक्कत तो नहीं है, चल रही, चलो आ जाओ। अब देखो सार्वनामिक विशेषण अगर कभी भी पहचानना हो तो एक बात याद रखना कि कभी भी सर्वनाम के ठीक बाद क्या आ जाए, सर्वनाम के ठीक बाद अगर संज्ञा आ जाए या स्वयं सर्वनाम आ जाए, ऐसी कंडीशन में ये जो सर्वनाम होता है ना, ये सार्वनामिक विशेषण बन जाता है, ध्यान रखिएगा। बस सर्वनाम में कौन सा नहीं होना चाहिए, पुरुषवाचक और निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग यहाँ पे नहीं होता है, ठीक है। अब कह रहा है 60 लोग, लोगों की विशेषता क्या बता रहा है, 60 लोग मतलब गिन सकते हो आप, मतलब गिन रहे हो, एग्जैक्ट संख्या बता रहे हैं, तो आप क्या कहोगे, ये आपका कौन सा हो जाएगा, आप कहोगे सर ये संख्यावाचक हो जाएगा। ये कौन सा होगा बच्चे, ये आपका संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा। कह रहा किताब के कुछ पृष्ठ, तो कुछ क्या हो जाएगा, आप कहोगे सर कुछ संख्यावाचक हो जाएगा। थोड़ा घी, घी की विशेषता बता रहा है, थोड़ा मतलब ये थोड़ा क्या हो जाएगा, नापा तोला जा सकता है, अनिश्चित परिमाणवाचक हो जाएगा। ये निश्चित परिमाणवाचक हो जाएगा, ये अनिश्चित संख्यावाचक बनेगा। बचा कौन सा, वह घर। अब यहाँ पे समझिएगा, समझने का प्रयास कीजिएगा। क्वेश्चन कह रहा वह क्या है, करता है, सॉरी सर्वनाम है, सर्वनाम के ठीक बाद देखो संज्ञा आ गई, इसका मतलब ये जो सी वाला आंसर है ये क्या हो जाएगा, आप कहोगे सर ये सर्वनामिक विशेषण बन जाएगा, याद रखिएगा। लेखपाल की वैकेंसी अब पेट से तो नहीं आएगी, हाँ अब तो नहीं आनी चाहिए, क्योंकि 2023 में निकालना था, 23 वाली में निकाला नहीं। परिमाण बोधक विशेषण इसमें से कौन सा है बताइएगा, आंसर करेंगे सभी लोग स्पीड में। परिमाण बोधक या परिमाणवाचक विशेषण जिसमें संज्ञा या सर्वनाम की नापतोल बता रहा हो। अच्छा आंसर करिएगा सभी लोग स्पीड में। कह रहा है कि जिसमें नापतोल बता रहा हो, आपने कहा बहुत आदमी, आपने कहा कितने हैं, आपने कहा गिने नहीं लेकिन बहुत हैं, इसका मतलब ये क्या बन जाएगा, अनिश्चित संख्यावाचक बनेगा। ये क्या बनेगा भाई, ये आपका अनिश्चित संख्यावाचक बन जाएगा, मतलब संख्यावाचक विशेषण है, ठीक है। आपने कहा सर सब पेड़, मैंने कहा कितने, आपने कहा गिने नहीं, इसका मतलब ये भी संख्यावाचक हो गया। कितने देश, अनेक देश गिन सकते हैं आप, इसका मतलब ये भी संख्यावाचक हो गया। बचा कौन सा, बचा आपका 2 सेर घी, ये क्या है, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। ये क्या है आपका, परिमाणवाचक विशेषण है, इस बात को याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी वाला आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। क्लियर सभी को। क्वेश्चन अगला है, निम्नलिखित में से संज्ञा शब्दों से बने विशेषण हैं, जल्दी जल्दी बताएगा। एक अरुण जी थे, उन्होंने कमेंट किया था कि विनय भैया हम 1 घंटे का समय निकाल करके आपकी क्लास देखते हैं, तो मुझे बढ़िया बढ़िया प्यारे प्यारे क्वेश्चन चाहिए। मैं कहा मैं ऐसे क्वेश्चन लाऊंगा जो सीधा सीधा छपने वाले हो, आज के बाद आपकी शिकायत नहीं आएगी। इसीलिए मैं कहता हूं कमेंट जरूर किया करिए, क्योंकि एक आपकी कमेंट से काफी लोगों का भला हो सकता है, समझ गए। तो आंसर करिए फिर स्पीड में।
कह रहा है कि निम्नलिखित में से संज्ञा शब्दों से बना विशेषण, किससे? संज्ञा शब्द से बना विशेषण। ये क्या हो जाएगा? कितना? ये सर्वनाम से बना हुआ है भैया। किससे बना है? ये सर्वनाम से बना है, सर्वनाम से, ये सर्वनाम से बना हुआ है, ध्यान रखिएगा। यहां पे देखेंगे तो क्या निकलेगा? आप कहोगे सर अंक निकलेगा, और उसके बाद क्या निकलेगा? इत निकलेगा। अंकित हो गया, अंक क्या है? संज्ञा है आपका। उसके बाद क्या कह रहा है? अंक संज्ञा है ना आपका। उसके बाद कह रहा है यहाँ पे अर्थ, अर्थ के बाद क्या निकलेगा? इक निकलेगा, आर्थिक बन जाएगा, मतलब ये भी संज्ञा है। अर्थ मतलब पैसे की बात कर रहा है, धन की बात कर रहा है। उसके बाद यहाँ पे क्या कहेंगे? क्रोध, भाववाचक संज्ञा है भैया। क्रोध के बाद यहाँ पे क्या करेंगे? ई प्रत्यय लगाएंगे, क्रोधी हो जाएगा। लड़ क्या है? कहोगे सर लड़ धातु है, और यहाँ पे आकू प्रत्यय लगा हुआ है, ये लड़ाकू बन गया। मतलब ये क्या है? ये क्रिया से बना भाववाचक संज्ञा है, वो सॉरी विशेषण है। और ये किससे बना? ये संज्ञा से बना विशेषण है। ये भी संज्ञा से बना विशेषण, ये भी संज्ञा से बना विशेषण, ये सर्वनाम से बना विशेषण है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है? बी, सी और डी। बी, सी और डी कहाँ पे है? बी, सी और डी, बी, सी और डी, ये वाला आंसर हो गया आपका, बी वाला राइट हो जाएगा। बोलो क्या क्लियर है? वेरी गुड। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा अलंकार है, बताइएगा। बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है। कह रहा है कि यह देखिए अरविंद से सुवृंद कैसे सो रहे। उपमा है, रूपक है, श्लेष है, उत्प्रेक्षा है। तो उपमा में क्या होती है? तुलना की जाती है। यहाँ पे क्या किया जाता है बच्चे? आप कहोगे सर तुलना की जाती है, याद रखिएगा। यहाँ पे ऐसे शब्द आ जाए, सा आ जाए, सी आ जाए, से आ जाए, सम आ जाए, समान आ जाए, ऐसे शब्द मिल जाए, समान मिल जाए, सदृश मिल जाए, सदृश मिल जाए, सरिस मिल जाए, ऐसे शब्द मिलेंगे ना, तो क्या हो जाएगा? आप कहोगे सर उपमा अलंकार होगा। या देखिए अरविंद से सुरवृंद कैसे सो रहे हैं, सासी से समान, क्या हो गया बच्चे? उपमा अलंकार हो गया। आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए वाला राइट करिएगा। बोलो क्या क्लियर है सभी को? जल्दी जल्दी बताएंगे आंसर। क्वेश्चन कह क्वाथ शब्द का तद्भव क्या होगा? कोई बताएगा? ये तत्सम शब्द है आपका, इसका तद्भव आपको बताना है क्या होगा। कांच होगा, कांच का कांच होता है, कांच, यही बोलते हैं ना। हाँ, काठ का काष्ठ होता है, काष्ठ, देखो कांच लिखा हुआ है। काठ का तत्सम क्या होता है? काष्ठ होता है, ठीक है। कांटा का तत्सम क्या होता है? आप कहोगे सर कंटक होता है, कंटक याद रखिएगा। बचा कौन सा? बोलो सर काढ़ा। क्वाथ को काढ़ा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए वाला क्या होगा बच्चे? ए वाला राइट हो जाएगा सभी का। एक बार सभी लोग बताएंगे, क्या सभी को क्लियर है? कोई ऐसा है शेर शेरनी जिसको समझ में ना आ रहा हो? वेरी गुड। चलिए आगे बढ़े, आ जाओ। कांच ये तत्सम शब्द है, कांच इसका तद्भव होता है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। उसके बाद कह रहा है ये तद्भव है आपका, ये क्या है? ये तद्भव है, ठीक है। अगला कह रहा है असंगत विकल्प चुनिए और बताइए। बा है, बा, या, सा और ई। ओष्ठ, घोष, अल्प प्राण, या तालव्य, अल्प, मतलब समझ रहे हो कितना उलझाऊ क्वेश्चन दे दिया, कितना टाइम टेकिंग क्वेश्चन दे दिया कि पहले अग्र जानो, फिर समृत, फिर अवृत्त मुखी, एकदम अलग अलग। मतलब पहले स्वर जानो, स्वर के आधार पे इनका विग्रह करो, जैसे अग्र। अब जैसे अब मैं यहीं पे थोड़ा बताता हूं। जैसे आपने कहा जीवा के आधार पे, जीवा के आधार पे स्वर कौन कौन से होते हैं देखिएगा। जीवा के आधार पे, जीवा के आधार पे, जीवा के आधार पर कुछ स्वर होते हैं, स्वर के भेद होते हैं, वर्गीकरण होता है 3 प्रकार से। पहला कौन सा आता है? अग्र स्वर आता है, अग्र स्वर आता है। दूसरा कौन सा आता है? आपको होगा सर पश्च स्वर आता है, ठीक है। तीसरा कौन सा आता है? आपको होगा सर सॉरी दूसरा मध्य स्वर आता है, मध्य स्वर। और तीसरा कौन सा आता है? आपको होगा सर तीसरा आता है पश्च स्वर, ठीक है, पश्च स्वर। अब केवल आपको मध्य याद करना है कि भैया जो छोटा वाला आ है वो किस में आता है? मध्य में आता है। बाकी इसके जितने डिजाइन वाले हैं, जैसे दीर्घ आ हो गया, ऊ हो गया, औ हो गया, ठीक है ना, ओ हो गया, औ हो गया, ये सब आपके पश्च में आता है। उसके बाद जो बचे हैं जैसे ई हो गया, आई हो गया, ठीक है ना, उसके बाद ए हो गया, ए हो गया, री हो गया, ये सब किस में आते हैं? ये आपके अग्र में आते हैं। तो अग्र स्वर है, आपको हो गया बिल्कुल है। क्या ये समृद्ध है? अब समृद्ध देखना पड़ेगा, मतलब मुंह खुलने के आधार पे। किसके आधार पे? मुंह खुलने के आधार पे स्वर देखने पड़ेंगे। मुंह खुलने के आधार पर, के आधार पर, आधार। अगर टिक मारना हो तो ऐसे ही मार दो, लेकिन आपको समझना पड़ेगा। अब मुंह खुलने के आधार पे जैसे पहला कौन सा होता है? आपने कहा सर समृद्ध होता है। पहला कौन सा होता है बच्चे? समृद्ध स्वर होता है, ध्यान रखिएगा। समृद्ध के बाद आपका सॉरी पहला आपका विवृत होता है, तो विवृत हो गया, विवृत स्वर हो गया। उसके बाद आपका अर्ध विवृत होता है, ध्यान रखेंगे। क्या होता है बच्चे? अर्ध विवृत होता है, याद रखिएगा। अर्ध विवृत के बाद आपका समृद्ध होता है, समृद्ध स्वर। समृद्ध के बाद आपका अर्ध समृद्ध होता है, अर्ध समृद्ध होता है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। समृद्ध मतलब बंद, अर्ध समृद्ध मतलब आधा बंद, विवृत मतलब खुला, अर्ध विवृत मतलब आधा खुला। समझ गए? अब इसको समझने का प्रयास कीजिएगा,
थोड़ा इसको बता दूं, ये तो आसानी से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। विवृत स्वर में कौन सा आता है, बोले सर दीर्घ आ आता है विवृत स्वर में, ठीक है। अर्ध विवृत में आपका लघु आ जाएगा। उसके बाद जो दीर्घ वाले आपके संयुक्त स्वर होते हैं ना, ये वाले, ये आपके इधर आ जाएंगे। उसके बाद छोटे वाले जो संयुक्त स्वर हैं वो आपके यहाँ पे आ जाएंगे, समझ रहे हो। उसके बाद जो बचा मामला आपका ई बचा, आई बचा, ऊ बचा और औ बचा, ये इसमें आ जाएंगे। तो अग्र हो गया ई है। क्या ई संवृत है, बिल्कुल है, संवृत भी है। क्या आवृत्तमुखी है, तो बिल्कुल आवृत्तमुखी है, जिसमें ओंठ गोल नहीं होते हैं। तो ये तो बात सही हो गई। अब कह रहा भैया ये सा जो है अल्प प्राण है, नहीं जी महाप्राण है। ये क्या है बच्चे, ये महाप्राण होता है, महाप्राण है। अच्छा मूर्धन्य है क्या, तो आप कहोगे बिल्कुल मूर्धन्य है। क्या यह अघोष है, बिल्कुल अघोष है। उसके बाद कह रहा है या तालव्य है, बिल्कुल है। अल्प प्राण है, बिल्कुल है। सघोष है, बिल्कुल है। बा कौन सा है, ओष्ठ है, बिल्कुल है। घोष है, पा फा बा, तीसरा है, बिल्कुल घोष है। अल्प प्राण है, तीसरा है, बिल्कुल अल्प प्राण है। मतलब गलत कौन सा है, तो आप कहोगे सर गलत यही वाला है, ठीक है। तो आप ये कब कर पाते, जब आप इसके बारे में जानते हैं। हालांकि ये मैंने बताया, वैसे भी कर लेते हैं आप। बात समझ में आई नहीं आई। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है निवृत्ति का विलोम क्या होगा बताइएगा। सदवृत्ति का क्या हो जाएगा, बोले सर कुवृत्ति हो जाएगा। कुवृत्ति करिएगा, कुवृत्ति मतलब बुरी वृत्ति, सदवृत्ति मतलब अच्छी वृत्ति। सुवृत्ति का भी कुवृत्ति हो जाएगा, ठीक है ना। कुवृत्ति लिखा हुआ है यहाँ पे, चलो खैर ये कर दो ऐसे करके। बचा कौन सा, प्रवृत्ति। निर्वृत्ति का क्या हो जाएगा, प्रवृत्ति होगा। सी वाला आंसर राइट होगा। क्वेश्चन अगला कह रहा है वीडियो रुक रही है बार बार। अच्छा, दिए गए वाक्य का वाच्य बताइएगा। वाच्य कौन सा है, जरा कमेंट करके बताएंगे सभी लोग, स्पीड में कमेंट करिएगा। कर्तृवाच्य के बारे में मैंने बताया है आपको कि कर्ता होगा, कर्ता के साथ अगर ने विभक्ति लगी है तो वो कर्तृवाच्य है। दूसरी कंडीशन भी मैंने आपको बताई है कि कर्ता कैसा है, अगर कर्ता विभक्ति रहित है। अगर कर्ता बच्चे विभक्ति रहित है तो क्या हो जाएगा, तब भी आपका कर्तृवाच्य होगा, याद रखिएगा। तो यहाँ कह रहा भावना लिख, अच्छा भावना ने पौधों को सींचा। भावना क्या है, यहाँ पे कर्ता है। कर्ता के साथ यहाँ पे देखो ने विभक्ति लगी है। आगे का कुछ आपको नहीं पढ़ना है। जब कर्ता के साथ ने विभक्ति लगी हो, आंख बंद करके ठोक देना, कर्तृवाच्य हो जाएगा। उसके अलावा कोई नहीं होगा। बी इज राइट आंसर, ठीक है। विक्रम कर लेना बात, कल करना यार, कल फ्री रहूंगा मैं। बस छूट गई होगी, इसमें काल कौन सा, हेतु, हेतु, मदभूत, अपूर्ण भूत, पूर्ण भूत, संदिग्ध भूत। देखिए संदिग्ध भूत क्या होता है, जब क्रिया के ठीक बाद, भूत काल में क्रिया में होने में संदेह हो, क्रिया के ठीक बाद ऐसे लग जाए, होगा, होगी, होंगे, होगा, होगी, होगे, ऐसे अगर शब्द लग जाते हैं तो वहां क्या हो जाएगा, संदिग्ध भूत। पूर्ण भूतकाल में क्या होगा, क्रिया के ठीक बाद था लग जाए, थी लग जाए, थे लग जाए। और अपूर्ण भूतकाल में क्या होता है, अपूर्ण भूतकाल में रहा था, रही थी, ध्यान रखिएगा, रही थी, उसके बाद रहे थे, ऐसे आ जाएंगे। या फिर आपका ता था भी आ सकता है, या फिर आपका ती थी भी आ सकता है, या फिर आपका ते थे भी आ सकता है। हेतु, हेतु, मदभूत एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर करता है। क्रिया के बाद गई, होगा, छूट गई, होगी, ये क्या हो गया आपका संदिग्ध भूतकाल हो गया। डी वाला आंसर आपका क्या हो जाएगा बच्चे, राइट हो जाएगा। क्वेश्चन अगला कह रहा वह खाना खाकर सो गया, इसमें कौन सी क्रिया होगी, तो वह खाना खाकर सो गया। खाकर यहाँ पे पूर्वकालिक क्रिया है। क्या पूर्वकालिक है, आप कहोगे सर नहीं है। अब अगर पूर्वकालिक क्रिया नहीं है तो फिर कौन सी क्रिया है यार, क्या समस्त क्रिया है, संयुक्त क्रिया, नामिक क्रिया। क्या नामिक क्रिया होती है, नहीं होती है। समस्त क्रिया होती नहीं होती है, संयुक्त क्रिया और इनमें से कोई नहीं। अब आपका शिक्षण देखता हूं आप लोग क्या कहते हो, 50-50 मैंने दे दिया। संयुक्त क्रिया है या फिर आपकी इनमें से कोई नहीं होगा, आंसर करके बताओ। जबकि मैंने यहां लिख भी दिया है कि ये पूर्वकालिक क्रिया है। क्या है, ये पूर्वकालिक क्रिया है। आंसर करेंगे सभी लोग जल्दी जल्दी, सबका डी आ रहा है। नैन्सी शुक्ला जी क्या हो गया भाई आपको, आंसर डी है। टारगेट जी का आंसर डी है। अरे मेरे भाई, कह रहा कि वह खाना खाकर सो गया। देखो ये भी अलग क्रिया है और ये अलग क्रिया है, तो जहां पे दो अलग अलग क्रियाएं आपस में मिलती हैं वहां क्या होता है, संयुक्त क्रिया का ही निर्माण होता है मेरे दोस्त। तो आप क्या बोलोगे, आप कहोगे सर आंसर आपका बी वाला राइट हो जाएगा। बताओ क्लियर है या नहीं है। तो बी आंसर क्यों नहीं कर सकते, इसमें बी आंसर भी है और पूर्वकालिक क्रिया भी है। तो यहां पे सबका क्या हुआ, कट गया, ठीक है। पूर्वकालिक भी है लेकिन लास्ट में आपकी संयुक्त क्रिया का भी निर्माण कर रहा है ना, तो जब संयुक्त क्रिया का निर्माण कर रहा है तो भाई वो भी तो होगा। अगला कह रहा निम्नलिखित में से अग्नि का पर्यायवाची कौन सा है, इसमें बताइएगा। तो अग्नि को क्या कहा जाता है, आग कहते हैं, ध्यान रखिएगा। कृषाणु बोलते हैं, कृषाणु याद रखेंगे। हुतासन कहा जाता है, हुतासन बोलेंगे। धनंजय भी कह सकते हो, धनंजय अर्जुन को भी कहा जाता है। इसको वैश्वानर कहा जाता है, वैश्वानर याद रखिएगा। इसको रोहितासो के नाम से जानते हैं, रोहितासो बोलेंगे, ध्यान रखिएगा। इसको वायु सखा कहा जाएगा,
वायु सखा याद रखिएगा, पावक कहा जाएगा, अनल कहा जाएगा, ये सब किसके हैं, ये सब वायु इसी आग के पर्यायवाची। धूमकेतु भी कहा जाता है, ओहो कैसे भूल गया मैं इसको, धूमकेतु, धूमकेतु भी कहा जाता है, धूम्रकेतु भी कहा जाता है। अब्र किसका है बच्चे, अब्र बादल का पर्यायवाची है, ध्यान रखिएगा। वासो किसका है, वासो, तो वासो इंद्र का पर्यायवाची है। इसका मतलब धूमकेतु, कृषाणु और पावक, ए सी और ई, ए सी और ई, ए सी और ई, धूमकेतु बोलते हैं अग्नि को, कृषाणु बोलते हैं, पावक बोलते हैं। नीचे दिए गए विकल्पों में से सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर का चयन करें। तो केवल बी, सी और डी नहीं होगा, बी कहाँ है, बी तो अब्र तो बादल का होता है। अब्र किसका है भैया, अब्र किसका है, तो आप कहोगे सर अब्र बादल का पर्यायवाची है, मैंने कहा बिल्कुल सही। अब वासो किसका है, तो वासो आपने कहा इंद्र का पर्यायवाची, तो ये इंद्र का पर्यायवाची हो गया, ठीक है। कृषाणु है, पावक है, तो यहाँ पे ई है, किसमें किसमें है, इसको काट दो और इसको काट, अच्छा इसमें है। अब ए है, अच्छा ये ऑप्शन गड़बड़ हो गया, ए बी सी डी, वही मैं कहूं ए डी और ई, ए डी और ई, ये वाला आंसर हो, वही मैं कहूं यार, सी आ रहा है और यहाँ डी है, डी तो गायब हो गया, बी वाला आंसर राइट होगा, ध्यान रखिए। क्लियर, अच्छा टारगेट कह रहे गलत बता रहे हो आप, सर वर्दी का सपना उठ गया। अब देखो क्या कह रहा है, धूमकेतु होता है, अब्र बादल का हो गया, वासो इसका, डी यहां पे करोगे और ई यहां पे हो जाएगा, ए बी सी डी ई, तो यहां पे ई हो गया एक, और एक आपका कौन सा हो गया, ए हो गया, और उसके बाद ई हो गया, तो ए डी और ई। क्लियर, हाँ ऑप्शन वहां पे ऊपर गलत था, ये सही था, ऊपर यहाँ सी बन गया था 2 बार गलती से। दिए गए शब्द का विलोम बताएंगे, एक का विलोम क्या होता है बताइएगा। देखो एक का अगर पूछे तो अनेक होता है। अच्छा मेरा एक क्वेश्चन है आप सबसे, प्रत्येक का विलोम क्या होता है जरा बताएंगे, जितने लोगों ने बता दिया ये समझ लेना, होमवर्क भी है आपके लिए। प्रत्येक का विलोम क्या होता है बताइएगा, सभी लोग कमेंट करेंगे। विभाज्य का क्या हो जाएगा, अविभाज्य अभाज्य होगा, ठीक है, अविभाज्य हो जाएगा। मतैक्य का होता नहीं, ऐक्य का अनैक्य हो जाएगा, आंसर आपका सी वाला राइट होगा। उसके बाद कह रहा वह बहुत धीरे चलता है, यहाँ पे बहुत शब्द क्या है, आपने कहा चलता है कैसे, ये क्रिया हो गई, आपने पूछा कैसे चलता है तो कह रहा धीरे चलता है, धीरे क्या है, ये रीतिवाचक क्रिया विशेषण हो गया। लेकिन कह रहा भैया बहुत धीरे चलता है तो ये भी क्रिया विशेषण में ही आएगा, और कौन सा क्रिया विशेषण है, तो फिर परिमाणवाचक क्रिया विशेषण बन जाएगा, ऑप्शन नंबर ए वाला कर दीजिएगा यहाँ पे। क्लियर, हाँ अगला क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है कि व्यंजन वर्णों के संबंध में कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है, जरा बताइएगा कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है, आंसर करेंगे। अरे टारगेट जी क्या गलत है ये तो बता दो मेरे भाई, गलत बता रहे हो, गलत बता रहे हो, क्या गलत है ये नहीं बताया आपने। तो साथ साथ संघर्षहीन कह रहा है। देखो अगर आपसे पूछे संघर्षी व्यंजन कौन से होते हैं, तो संघर्षी व्यंजन पूछ ले, ऊष्म व्यंजन पूछ ले, या फिर उष्ण व्यंजन पूछ ले, आप क्या कहोगे, इनकी संख्या 4 होती है। और ये कौन कौन से होते हैं, आप कहोगे सर तालव्य सकार, मूर्धन्य सकार, उसके बाद दंत सकार, और उसके बाद हा होता है, ठीक है। तो ये संघर्षहीन है, ये तो गलत हो गया, नहीं होगा। कह रहा गा और घा स्पर्श व्यंजन है, बिल्कुल स्पर्श व्यंजन की संख्या 25 होती है, और ये का से लेकर के मां तक होते हैं, का से लेकर के मां तक, ठीक है। या और वा को अर्धस्वर कहा जाता है, बिल्कुल चा छा जा और झा, चा छा जा और झा, इसको क्या कहा जाता है, स्पर्श संघर्षी कहते हैं, बिल्कुल सही है, यही वाला आंसर हो गया आपका, ऑप्शन नंबर ए वाला, ध्यान रखिएगा। क्लियर, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में से भ्रांतिमान अलंकार कौन सा होगा, और ये लास्ट क्वेश्चन है आपका, ये आपका लास्ट क्वेश्चन है मेरे दोस्त, कि ओस बिंदु चुग रही हंसिनी मोती उनको जान के, हरिमुख मानो मधुर मयंक तारे आसमान के हैं या आए मेहमान बने, और कह रहा है सखी मयंक तब मुख सम सुंदर, तो मुख सम सुंदर, सम आ गया मतलब उपमा अलंकार, उपमा अलंकार। तारे आसमान के हैं आए मेहमान बने, तो मेहमान कौन बनता है भाई, मानवीकरण अलंकार हो जाएगा, मानव के क्रियाकलापों को रोपित कर रहा है, मानवीकरण अलंकार होगा। उसके बाद कह रहा लास्ट क्वेश्चन है, हरिमुख मानो मधुर, मनु मानो मनु, जनु जानो जनु, जहां भी आ जाए वहां क्या होता है, आप कहोगे सर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है, याद रखेंगे। फिर बचा कौन सा, ओस बिंदु, ओस को बिंदु समझकर चुग रही है मोती आपकी हंसनी, तो ओस बिंदु चुग रही हंसनी मोती उनको जान के, आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए वाला राइट हो जाएगा। सभी लोग याद रखिएगा। थोड़ा सा एक जानकारी आपको दे देता हूँ, इंपॉर्टेंट जानकारी है, कि अब आपके पासप्रो की तरह ही ये होमवर्क ले लीजिएगा, होमवर्क में आंसर जरूर बताएगा गीतांजलि किसकी रचना है, ठीक है। उसके